तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार में मंत्री रहे नेता ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, भाजपा को गुजरात में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को स्कॉलरशिप देने से केंद्र की मोदी सरकार ने किया इनकार, मुसलमानों के खिलाफ लिया है फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के पंचायत चुनाव में बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ, सांसद की पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया। पंचकुला में बीजेपी का नहीं खुल सका खाता, कांग्रेस पार्टी और आप ने की है जबरदस्त जीत हासिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज, बोले केजरीवाल तोड़ना चाहते हैं मोदी का रिकॉर्ड, मुसलमानों के खिलाफ लगातार देते हैं बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कितने भी सैनिक भेज दे केंद्र की मोदी सरकार, नहीं बनने देंगे बीजेपी का भारत, महबूबा मुफ्ती ने मोदी पर बोला हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य की बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 75 वर्षीय जय नारायण व्यास ने 5 नवंबर को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह करीब 32 साल भाजपा में रहे। जय नारायण व्यास और उनके बेटे समीर व्यास ने अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। अशोक गहलोत और गुजरात कांग्रेस के अन्य नेताई वहां पर मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि जय नारायण व्यास ने जब 5 नवंबर को बीजेपी छोड़ने की पुष्टि की थी, तभी कहा जा रहा था कि वह आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनका टिकट इस बार काट दिया गया था और बीजेपी द्वारा टिकट काटे जाने से वह नाराज थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका बीजेपी को गुजरात चुनाव में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने से मोदी सरकार ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मदरसा छात्रों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप देने से आज इनकार कर दिया है। पिछले साल मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के लगभग 6 लाख स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप दी गई थी। छात्रों को स्कॉलरशिप न देने की वजह की बात करें तो कहा गया है कि मुफ्त और लाजमी बाल शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है, इसलिए स्कॉलरशिप देने की कोई वजह नहीं बनती है। वहीं आपको बता दें कि जो सरकारी स्कूल है जिनमें हिंदी पढ़ाई होती है, उन स्कूलों में जो है केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन मदरसों की ही स्कॉलरशिप योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बंद की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों के साथ किस तरह से भेदभाव उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने दिल्ली के सीएम को बताया छोटा रिचार्ज, बोले केजरीवाल तोड़ना चाहते हैं मोदी का रिकॉर्ड। यह दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली नगर निगम चुनाव में ताल ठुक रहे हैं। एआईएमएम ने एमसीडी चुनाव में 16 उम्मीदवार दिल्ली में उतारे हैं। इसी के मद्देनजर रविवार को मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार असदुद्दीन ओवैसी करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें छोटा रिचार्ज बताया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल ने मुसलमानों को बदनाम किया और इस मामले में वो नरेंद्र मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगों के दौरान केजरीवाल गायब थे। इतना ही नहीं, शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ भी केजरीवाल ने बयान दिया था। ओवैसी ने केजरीवाल पर बिल्किस बानो मामले पर चुप रहने का भी आरोप लगाया। बिल्किस बानो गर्भवती थी जब 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ बलात्कार किया गया था और इस मामले में दोषियों की रिहाई ने हाल ही में भारी आक्रोश पैदा किया था, लेकिन केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया न देकर चुप्पी साध रखी। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए थे तब भी मुसलमानों के खिलाफ केजरीवाल थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, सांसद की पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में संपन्न जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उसे 7 जिलों में जिला परिषद की 102 सीटों में से केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि आपने 143 पंचायत समितियों और 14 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल की है। आपके समर्थन वाले 5 अन्य उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। पंचकुला में बीजेपी जिला परिषद की सभी 10 सीटों पर हार गई, जबकि सिरसा में वह 24 सीटों में से 10 पर हार गई। जिला परिषद की 72 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली इंडियन नेशनल
गठबंधन लोक दल ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी की सहयोगी जननायक पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की हरियाणा में सरकार होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। पंचकुला में तो एक भी सीट जो है बीजेपी नहीं जीत पाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देश हित कंटेंट। 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक देश हित का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावनाएं हैं कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के 1 जनवरी 2023 से ये जरूरी हो जाएगा भी हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। दरअसल आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टीवी चैनल के अप लिंकिंग और डाउन किलिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत चैनलों के लिए रोजाना आधे घंटे तक देश हित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करना अनिवार्य है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में कितने भी सैनिक भेज दे केंद्र की मोदी सरकार नहीं बनने देंगे बीजेपी का भारत। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चाहे जितने भी सैनिकों की तैनाती मोदी सरकार कर दे, जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता सरकार किसी भी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देख पाएगी। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने युवा सम्मेलन के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को बीजेपी का राज नहीं बनने देंगे और भारत का ये हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन बीजेपी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। चाहे बीजेपी कितने भी सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दे, चप्पे चप्पे पर सैनिकों की तैनाती कर दे, लेकिन स्थिति फिर भी वैसी ही रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने बयान किया जारी, कहा शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से मांगी थी माफी। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल के सावरकर पर दिए गए गुरुवार के बयान पर विवाद से कई और विवाद पैदा होते देश में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की अंग्रेजों को लिखी एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। ये विवाद महाराष्ट्र में तूल पकड़ गया। बीजेपी शिंदे गुट और एमएनएस ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल शुक्रवार और शनिवार को सावरकर पर बोलने से बचे, लेकिन अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा था। उस वक्त राजनीतिक मुश्किलों से बाहर आने के लिए कई लोग माफीनामा लिखा करते थे। इस समय पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा दावा करने वाले बीजेपी प्रवक्ता पागल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्होंने साफ कह दिया बीजेपी ने कि शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से माफी मांगी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात विधानसभा चुनाव में सपा ने 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 22 में 20 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुजरात के मतदाताओं से अपील की है कि वे भारत में लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बचाने के लिए समाजवादी व्यवस्था के रास्ते को चुने, जिससे विकास और सद्भाव की ताकत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने भी 20 उम्मीदवार गुजरात चुनाव में उतार दिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है मुस्लिम पक्ष। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदूवादी संगठनों को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर भगवान आदि शिवसर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह समेत अन्य द्वारा दाखिल मुकदमों की पोषणीयता होने के बाद मस्जिद पक्ष रिवीजन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उसके वकील अखलाक अहमद के अनुसार आर्डर सीट पढ़ने के बाद इसके लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया जाएगा। 3 से 4 दिनों में रिवीजन दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं मंदिर पक्ष ने शुक्रवार को जिला जज की अदालत में कैविएट दाखिल किया है। इस बारे में उनके वकील अनुपम त्रिवेदी के अनुसार इस मामले में वादी के पक्ष में आए आदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कैविएट फाइल किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक इलाके में हार गई थी भाजपा। 2 साल बाद विधायक ने बदल लिया पाला। जय दोस्तों आपको बता दें कि महसाणा जिले की ऊंजा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी का पैतृक गांव बटनगर इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस सीट के लिए भाजपा ने किरीट पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अरविंद पटेल मैदान में है। 2017 में इस सीट से कांग्रेस की आशा पटेल जीती थी। अब तक हुए
14 चुनाव में इस सीट पर ज़्यादातर भाजपा को ही जीत मिलती आई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने नारायण भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस की ओर से आशा पटेल उम्मीदवार थी। आशा पटेल ने भाजपा उम्मीदवार को 19,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इसके साथ ही आशा पटेल लगातार 5 बार से जीत रही भाजपा का विजय रथ रोक दिया था। यहाँ कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों के अलावा बाकी 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।